नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिल गई। अब पूरी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। टेरर फंडिंग से लेकर के भारत के वीर सैनिकों की हत्या और कश्मीरियों की हत्या कराने में, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की हत्या करवाने में, वो भी पाकिस्तान के इशारे पर, जिस तरीके से यासीन मलिक ने 3 दशक से अधिक समय तक गांधीवाद का चोला ओढ़ करके कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उससे कौन अनजान हो सकता है। लेकिन उसको उसके किए की सजा एनआईए कोर्ट ने दे दी है। लेकिन जो सजा मिली है उससे अभी कुछ लोग खुश नहीं हैं, विशेषकर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना इससे कतई खुश नहीं है और वो चाहती हैं कि उसे फांसी पर लटकाया जाए, तभी उनके पति की आत्मा को शांति मिलेगी। और इस मामले में क्या और सजा होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की आम जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, उसकी क्या फीलिंग है, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हम तारुफ कराना चाहेंगे उनका। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना भी आज हमारे साथ एवी स्टार पर जुड़ रहे हैं और अपनी भावनाएं और अपनी नाराजगी और अपनी खुशी सब कुछ बेबाक तरीके से जाहिर करेंगे। सबसे पहला सवाल पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह सर से। यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिल गई है सर, अभी सजा अपूर्ण है, क्या आप भी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अभी तो एक केस था जो टेररिस्ट फंडिंग का केस था, उसी का ही केस जो है अदालत में गया है और एनआईए कोर्ट ने उसकी सजा सुनाई है। अभी तो जो कत्ल के मुकदमे हैं, जैसे हमारी बड़ी बहन निर्मला जी हमारे साथ यहाँ पर हैं जी। कल जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो उनके घर, वो अपने शब्दों में बताएंगी कि किस प्रकार का एक भाव था उनके चेहरे के ऊपर। 32 साल का कष्ट जो उन्होंने झेला है, फाइट किया है एक भारत की बेटी की तरह जी, एक फौजी शहीद की जो है पत्नी की के तौर पर, वो भारत का इतिहास बताती है कि क्या इतिहास रहा है टेररिज्म का, किस तरीके से लोगों ने निहत्थे लोगों की जो है हत्याएं की। अगर रवि खन्ना उनके पास बंदूक होती, आमने सामने की लड़ाई होती, तो यासीन मलिक तो उसी दिन ढेर हो गया होता। लेकिन वो कायरों की भांति आए और वो जो है जिस प्रकार से निहत्थे, उस समय वो जो है अपने ड्यूटी पर नहीं थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उनकी हत्या कर दी। तो आज वो 32 साल के बाद ही न्याय आया, लेकिन कुछ हद तक आया है और पूरे भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हम जो इंतजार कर रहे हैं कि उसको जो कत्ल उसने किए हैं, जो हमारे सैनिकों के, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के, बाकी जो लोगों के, उसकी सजा उसको मिलेगी और उसको फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। कानून जो है उसका इंतजार कर रहा है और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जी सर, सजा मिलने के बाद आप निर्मला खन्ना के घर पहुंचे और आप मिले और वो भावनाएं आप भी व्यक्त कर रहे थे कि क्या भाव थे। हमारे साथ सीधे फोन लाइन से जुड़ी, हालांकि वो लाइव जुड़ी थी, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वो हमसे लाइव नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन हमसे फोन पर वो बात कर रही हैं। मैम, क्या लग रहा है कि यासीन मलिक को उसके किए की सजा कब मिलेगी पूरी तरीके से? अभी ये दिल मांगे मोर। देखिए कि ये इमोशंस पर या इन चीजों पर तो फैसला होता नहीं है। जो एनआईए कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे, एक ही केस था टेरर फंडिंग का, तो उसमें तथ्यों के आधार पे उन्होंने जो उसको सजा दी है, हमारे ऑनरेबल जजेस ने जो ठीक समझा, तो आई डोंट थिंक आई एम केपेबल ऑफ कमेंटिंग ऑन दैट। उस चीज का मैं सिर्फ रिगार्ड करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और ग्रेसफुली इस चीज को तहे दिल से मानती हूँ कि जो उन विदुषी लोगों ने, विद्वानों ने जो ठीक समझा, वो कानून के तहत उन्होंने उसको सजा दी है। वी शुड ऑल ऑनर
मेरे केस की बात अगर आप करेंगे, मेरा केस डिफरेंट है। वो उसने 4 डिफेंस पर्सनल्स को निहत्थे थे जो अपनी कोच का इंतजार कर रहे थे, उनको उसने धोखे से मारा है। तो उसकी सजा, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, किसी को इस तरीके से मारना। तो उसके लिए, और दूसरा ऊपर से देश के रखवालों को, उनके साथ तो कोई एनिमिटी नहीं थी। यासीन मलिक की भी उनके साथ कोई एनिमिटी नहीं थी। आप मेरी बात का से मतलब मानेंगे, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वो तो जो उसने कॉल दे रखी थी यूनिफॉर्म को, तो कर्फ्यू भी था, सब कुछ था, उसमें भी वो अपना काम करने निकल गया और उसने एयरफोर्स पर अटैक किया था, इंडियन एयरफोर्स पर अटैक किया था। तो उसके लिए तो डिफेंस मिनिस्ट्री को उसी टाइम उसका हिसाब किताब कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन तो ऐसा नहीं हुआ मैम। चूंकि आप लाइव एवी स्टार न्यूज पर उस समय की उस वारदात को बयां कर रही हैं, हम यही जानना चाहते थे घटना हुई कैसे थी, किस तरीके से, क्या यासीन मलिक बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल गोली मार चलाया था या किसी कुछ लोगों से करवाया था, क्या हुई थी वारदात, कैसे हुई थी ये? मैं बताती हूँ जी। हम रावलपुरा में रहते थे जी। स्टाफ कॉलेज करके वेलिंगटन से आए थे। अभी हमको 8-9 महीने हुए थे, हमारा सामान भी पूरा नहीं खुला था, तो मेस में रहे थे। अभी हमको थोड़ी देरी हुई थी, हमको घर मिला था रावलपुरा में, सामान पूरा खुला नहीं था। और मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे अपने निश्चित समय पे रोज जाते थे। 7 बज के बर्फ पड़ रही थी, 25 जनवरी थर्सडे का दिन था 1990। वो घर से निकले हैं, जबकि मैंने उनको कहा है कि आज यूनिफॉर्म को थ्रेट है। इन्होंने कॉल दे रखी है, क्योंकि रात को मस्जिदों में भी लोगों को वो थालियां घंटियां बजा बजा के मस्जिदों से भी हल्ला गुल्ला हो रहा था। और फिर दूसरे ये भी पता था कि इन्होंने आज यूनिफॉर्म को कॉल दे रखी है। हमने अपने पड़ोसियों को कहा मैंने कि हम तो भाई एयरफोर्स स्टेशन जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे मत करो, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो हमारा क्या होगा। मैंने वाकई सोचा कि हम लोग तो इन्हीं लोगों के रक्षा के लिए तो इन लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी है। और वाकई अगर हम इस टाइम अपना ये सुन के कि हमको वी आर टारगेटेड, तो टारगेटेड तो ये पहले से हो रहे थे। वो तो 19 तारीख से वो जो कुछ हुआ था, ये 25 तारीख थी, सुन भी रहे थे हम। चाहे बाहर न्यूज नहीं जा रही थी, JNK स्टेट से सेंसर हो गई थी, न्यूज नहीं जा रही थी, हमें तो पता था जो कुछ हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम चले जाते हैं। जब हमारे पड़ोसियों ने हमको कहा कि नहीं आप प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही हैं यहाँ पे। दूसरे दिन सवेरे मैंने उनको कहा कि कोई जरूरी थोड़ा ही है, आप किसी दिन तो ऑफ भी होता है ड्यूटी का, तो आज आप कह दीजिएगा। तो कहने लगे कि मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, आर यू इनसेन, तुम ये बात क्या कह रही हो मुझे, आई हैव टू गो फॉर माई ड्यूटी। और तुम मेरे लिए दूध वाला कर्फ्यू था, दूध शुद्ध नहीं आता था, मेरे लिए कहवा बनाओ, तो मैं कहवा पी के चला जाता हूँ। जब बर्फ पड़ रही थी वो घर से बाहर निकले, मैंने उनको सी ऑफ किया, तो थोड़ी देर के 5-1 मिनट के बाद मैं बहुत जैसे पटाखों की आवाजें होती है, ऐसे मुझे जोर जोर से जैसे लड़ियां जल रही हैं ऐसे आवाजें आना शुरू हो। तो मैं अपने एडिट पर गई, मैंने कहा ये क्या है, देखो तो सही। तो मैं देखती हूँ कि इतने में कोई घेरा बना हुआ है, लोग हाथों में गन्स थी उनके और देवर थ्रिलिंग, बहुत खुशी से नाच रहे थे। मुझे तो बिल्कुल वो अभिमन्यु का सीन याद आ गया, महाभारत का, कुरुक्षेत्र का, जो हमने देखा है महाभारत में, कि उसको मार के वो बड़े खुश होते हैं, नाचते हैं। तो मुझे नहीं पता ये सब हो गया है। मैं नीचे जाती हूँ, मैं कहती हूँ पहाड़ी से ऊपर जरा, हमारा घर पहाड़ी के नीचे था, पहाड़ी के ऊपर सड़क थी, मैं चढ़ के जाती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ मेरे हस्बैंड चले गए होंगे, लेकिन आगे जाके देखती हूँ उनका ब्रीफ केस पड़ा है, उसको गोली लगी है। तो मैं फिर और आगे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड सीधे लेटे हुए हैं, किसी के गेट की तरफ मुंह है और सड़क की तरफ उनका सिर है और वो लेटे हुए हैं। तो मैं बड़ी घबरा जाती हूँ, देखती हूँ ये क्या हुआ है।
एक गोली लगी हुई थी एब्डोमेन पे। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने तो इच्छा से फौजी से शादी की है, और एक ही गोली से अगर जवान लेट जाएंगे तो देश का क्या बनेगा। अपने मन में सोच रही हूँ, ये मुझे पता ही नहीं मेरे हस्बैंड को 28 गोलियां लगी हुई हैं। 27 गोलियों का मैगजीन तो पीठ पीछे खाली हो गया जब उन्होंने यासीन मलिक के साथ कफल किया। यासीन मलिक उसी टाइम हीरो होंडा पे आता है, जो मुझे बाद में खबर मिली है जब मैं चौथा करके अमृतसर से वापस गई हूँ बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। तो वहां मैं वो 17 जवान जो जख्मी थे उनका भी हालचाल पूछा, और एक मेरे हस्बैंड के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा थे, मैंने उनको भी हालचाल पूछा और कहा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शर्मा, would you please narrate me the story what has happened that day? उन्होंने कहा, मैडम एक्चुअली हम दोनों खड़े थे, तो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का तो शोल्डर डिस, वो प्लेयर थे, उन्होंने कहा उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया हुआ था। इतने में क्या कहते हैं, यासीन मलिक एक और एसोसिएट के साथ हीरो होंडा पे आता है, और वो इनको नटीपुरा का रास्ता पूछता है मेरे हस्बैंड को, और खन्ना सर बड़े गुड ह्यूमर में उसको नटीपुरा का रास्ता क्लोज रेंज से बताना शुरू हो जाते हैं। उसी क्लोज रेंज से वो उनको गोली मारता है एब्डोमेन पे, और वो अपने उसी ब्रीफ केस के साथ उसका निशाना खराब करके स्कफल करके, वो कद में छोटा था, लंबे थे, उन्होंने कहा कि उसको उसकी गन, उन्होंने यासीन मलिक की गन एयर में खाली कर दी, पूरी गन। और गुत्थम गुत्था जब हो रखे थे तो उनको यह भी होश था कि मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शर्मा भी है, तो उन्होंने उसको कॉल दी उसी टाइम, गन खाली करने से पहले जब स्कफल कर रहे थे, शर्मा सेव योरसेल्फ, कि जाने अनजाने में गोली का निशाना कहाँ चला जाता है। तो कहते हैं कि मैं तो पेड़ की आड़ में जाके लेट गया, तो मैं तो बच गया। तो इतने में जब ये गुत्थम गुत्था थे, तो पीछे से इनके साथी ने इनकी पीठ पे 27 गोलियों का मैगजीन, मतलब मैगजीन खाली कर दिया। वो तो बाद में हॉस्पिटल में पता लगा है ना, 27 गोलियां पीठ पीछे और एक एब्डोमेन पे। तो कहता इस तरीके से, और जब मैं वहां गई तो कोच खड़ी थी और एक एम्बेसडर कार आई थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मेरी आंखें फटी हुई रह गई थी उस टाइम ये सब देख के कि मेरे हस्बैंड जमीन पे लेटे हुए हैं और पता नहीं क्या हो गया है। मैंने ना कार का दरवाजा खोल के उन सबको फेरन से पकड़ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया कि कम आउट, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मुझे वहां पर एक एयरओपी के मेजर खड़े थे, उन्होंने मुझे जोर से आवाज दी, होल्ड मिसेस खन्ना, देयर विल बी मैसेकर, क्योंकि उन्होंने उन सब के हाथों में गन्स देख ली थी। तो ये निहत्थे थे सारे जी, ये सब निहत्थे थे। तो फिर उन्होंने उस टाइम उस गाड़ी को बंद किया और उनको इशारा किया कि उनको भी समझ आ गई कि ये लोग भी फौजी हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो वो निकल गए, क्योंकि उस दिन उनका एजेंडा था कि आजाद कश्मीर को आजाद करके पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है। उन्होंने रेडियो स्टेशन कश्मीर को कैप्चर करने का एजेंडा बना रखा था उस दिन। तो फॉर्चुनेटली ये जो 4 शहादतें हुई हैं एयरफोर्स पर्सनल्स की, उसके कारण उस टाइम गवर्नर जगमोहन जी थे और इतना जबरदस्त एम्बुश हुआ था कि आप कह सकते हैं सुई के नक्के जैसा, और वहां तक तो पहुंचना सबके लिए बहुत मुश्किल था। और उसके बाद हमारा कश्मीर जो हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, इन जवानों की जो शहादत है ये निरर्थक तो जानी नहीं। आज तक कश्मीर सन 47 से लेके आज तक अजगर की तरह मुंह खोले हुआ है। कितने फौजी शहीद हुए, ये तो अब फौजियों के बाद इन्होंने घर में ही शुरू कर दिया जो कुछ करना था। तो मैं तो यही कहूंगी कि उस टाइम का ये जो दर्द है, ये मेरा रोज आए दिन मुझसे पूछा जाता है, मैं भी बता देती हूँ चलो, लेकिन है तो तकलीफ, बताने में भी तकलीफ होती है। सैल्यूट आपको मैम, सैल्यूट। निर्मल सर जी, ये बड़े भावुक पल हैं, लेकिन यासीन मलिक जैसे लोग इतने दिन सरवाइव करते गए और सब कुछ ऐसे चलता रहा हुर्रियत की आड़ में। आज हम यासीन मलिक का वो चेहरा देख रहे हैं जो बता रही है निर्मला जी कि इस आदमी ने खुद गोली मारी थी।
इतने दिन तक ये नेता बना रहा, कश्मीर में ये सब क्या होता रहा सर? विक्रम जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही ट्रेजेडी है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की और भारत की रही है। आप देखें, कष्ट हुर्रियत से नहीं होता, दुश्मन पाकिस्तान से नहीं होता, क्योंकि वो तो दुश्मन है। हुर्रियत तो जो है बीच में बैठ के जो है आस्तीन के सांप की तरह जो है काम करते थे। लेकिन अफसोस होता है कि जो दिल्ली में जो है जो पावर में बैठे हुए थे, वो इसी यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाते हैं, शेम, थपथपाते हैं। ये शेमफुल है रियली। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का यासीन मलिक के साथ खड़े होकर के फोटो सेशन करवाना रियली ये शेमफुल है। जी, सोनिया जी उनके साथ डिनर करती है, उसके साथ। फारूक अब्दुल्ला जो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी जो है चीफ मिनिस्टर रही है, वो यासीन मलिक को पब्लिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डायस पर बैठा है और फारूक अब्दुल्ला उसके पीछे खड़ा है। और फारूक अब्दुल्ला जो है 1974 में मीरपुर में अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट जिन्होंने JLF शुरू किया, उसके साथ बैठ के मंत्रणा करते हैं। ये सियासत रही है हमारे जम्मू भारत की। ये जो इन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान के सामने, उग्रवाद के सामने, जिहाद के सामने, ये उसके कारण जो है यासीन मलिक जैसे, जिसको गांधी अपने आप को कहता है, और हमारे यहाँ के लोग जो कहना चाहिए कि जो जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, अरुंधति जैसे लोग, बाकी लोग, कुलदीप नैयर जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो आइकॉन कहते थे उसको, यूथ आइकॉन के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे यासीन मलिक कातिल को। ये देश है जिसके देश का नेतृत्व जो है ऐसे लोग करते रहे। और जब उनके शहीद हमारे फौजियों की जो शहादत होती है, उनका सीने का गर्म लाहू जो है उस धरती के ऊपर जो है उसमें बहता है, और उसको जो है उसको भी उनको पहचानते नहीं है ये लोग जी। इस देश की ट्रेजेडी यही रही है। लेकिन आज जिस तरीके से एक डिसाइसिव गवर्नमेंट आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक दुनिया का सबसे पॉपुलर जो लीडर जो है वो आज जो है वहां पर हमारे नेतृत्व कर रहा है, उनके कारण जिस तरीके से पाकिस्तान को भी अब सबक सिखाया जा रहा है, तो अभी ये ऐतिहासिक पल है, एक टर्निंग पॉइंट बना है कल का फैसला। अभी तो ये शुरुआत है, बाकी कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। हमें भरोसा है, क्योंकि सर एक भरोसा आप बराबर देते रहे हैं। कई बार हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं, और पीओके ये देश मांगता है, ये दिल मांगता है, इसलिए पीओके चाहिए। ये सरकार जब पूरा करेगी तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी वो मांगे पूरी हो गई। खैर, हम आपसे सर दूसरा सवाल करें इससे पहले एक सवाल निर्मला मैम से। निर्मला मैम, आपसे सवाल पूछते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले ही सवाल में आपने मुझे रोमांचित कर दिया। सचमुच में आप एक बहादुर वीर सैनिक की पत्नी हैं, गर्व होता है। लेकिन एक बात आपने कहा कि यूनिफॉर्म पर थ्रेट था और मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था। क्या ऐलान किया जा रहा था? मस्जिदों से अपने लोगों को इकट्ठे किया जा रहा था, और उनको वहां पर उन्होंने जो कुछ ब्रीफ करना था वो ब्रीफ कर रहे थे। खैर, मस्जिद तो मेरे घर से बहुत दूर थी, हमें थालियों की आवाज आ रही थी और लाउड स्पीकर से यही आवाज आ रही थी कि आप सब लोग जल्द से जल्द इकट्ठे हो जाओ। तो उनको वहां पर क्या, ये तो मैं वहां गई नहीं है इस चीज सुनने के लिए। ये जरूर पता चल गया था उस दिन, एक दिन 24 को ही पता चल गया था, टुमारो इज यूनिफॉर्म इज टारगेटेड, दे हैव गिवन अ कॉल। तो इसी आधार पर पड़ोसियों को कहा था कि हम लोग अंदर चले जाते हैं एयरफोर्स स्टेशन में। तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप ऐसे मत करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग ऐसे करोगे फिर हमारा क्या बनेगा। तो वाकई में शर्मिंदगी होती है अपनी सोच पर कि ये लोग इस टाइम अगर ऐसे कह रहे हैं और हम चले जाते तो एक तो पूरी इंडियन बेल्ट फोर्स जो है वो ब्लेमिश्ड हो जाती। सही बात। तो हम इसीलिए रुके रहे। मैम, आपके पति की एक निर्मम हत्या की
इस दरिंदे ने, शब्द यूज करना पड़ेगा, और अभी तक तो ये राजनीतिक कैदी माना जाता था, कभी कभी गिरफ्तार भी हुआ। ये दरिंदा है जिसने गोली मारी है हमारे भारत माता के वीर सपूत के ऊपर और पूरी की पूरी मैगजीन खाली की है। कम से कम ये शब्द मैं बोलूंगा, ये दरिंदा है और इसकी सजा सचमुच में मौत की सजा होनी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि इसके बाद आपने अपने पति की इस तरह से निर्मम हत्या, वो भी एक आतंकी के हाथ, कैसे आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया कि इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए? और क्या उसमें कई मुश्किलें भी आपके सामने आई? और एक तो मुश्किल यही आई होगी कि इसको इतने बड़े राजनेता के तौर पर देखा जाने लगा जम्मू कश्मीर में। सारी बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। बहुत बढ़िया, बखूबी जवाब दे दिया आपने। मुश्किलें तो आती हैं। मैं डिफेंस से थी, डिफेंस लाइफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइफ। देन आई हैड टू बी विद द सिविलियंस। मैंने क्लर्क्स के पास भी जाना है, ऑफिसर को मिलना है, कितना मुश्किल है। जम्मू दिल्ली बना रखा था, 4.5 साल तो मैं पेंशन के लिए ही लड़ती रही हूँ, गुहार लगाती रही हूँ हर एक। आप सोचिए इस भारत की, आप ये बात सुनिए कि जो रक्षक हैं देश के, वेन नागा में जब जो हुआ था या चंबल में हुआ था तो डाकुओं का, when Naga Mizo militants have been rehabilitated, तो मुझे ये बताइए, रिहेबिलिटेटेड, तो मुझे ये बताइए कि डिफेंस फोर्सेस के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों रहा सरकारों का? और बीबीसी की न्यूज थी, पूरी दुनिया जानती थी कि यूनिफॉर्म हिंदुस्तान की डिफेंस पर आज हमला हो गया है। वो 26 जनवरी उस दिन वैसी 26 जनवरी नहीं मनाई गई थी। उस दिन झंडा चढ़ा था सिर्फ राजपथ पे, वो सब डांस डिबेट्स कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान हिल गया था कि यूनिफॉर्म पर एक अटैक हो गया है। ये मामूली बात नहीं थी। तो ये चीज तो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे या डिफेंस सेक्रेटरीज थे या जो सैनिक भवन था वहां पर जो विदुषी लोग बैठे थे, उनको तो ग्लोबली इस बात को आगे ले जाना चाहिए था और इस बात को उनको रखना चाहिए था। जबकि एफआईआर हो गई थी रावलपुरा में और एजेंसीज अपना काम कर रही थी। तो उसके बाद भी आप देखिए जो कुछ हुआ, क्योंकि हुकूमतों की मंशा नहीं थी। और मैं जम्मू दिल्ली ऐसे जैसे जम्मू गांधीनगर, मतलब रेलवे स्टेशन टू गांधीनगर जाना है, आप यही इतना ही डिस्टेंस समझ लीजिए, या गांधीनगर टू सतवारी जाना है, इतना ही समझ लीजिए, या आप कहीं भी मतलब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जैसे मैंने जाना होता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे, एक 6.5 साल का, एक 8.5 साल का बच्चा था उस टाइम। 10 महीने के अंदर तो खन्ना के पेरेंट्स भी चले गए जी। और मैं आई वाज 6 months व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। मेरी माँ 24 साल की थी जिसने मुझे इस तरीके से पाला होगा, आप देखिए। और दोबारा से शी बिकेम इनसेन, वो ये सदमा सहन ही नहीं कर सकी, वो भी नहीं जी सकी। मैं तो दुनिया में तन्हा रह गई, ना मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ना मेरे साथ कोई आसपास पड़ोस में, ना रिश्तेदारी में, ना कोई। ऐसे समय पे तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, क्योंकि परछाई को भी पता है भाई चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि जब मुझे एकला ही चलना है, तो मैंने बाज की मिसाल ले ली अपनी जिंदगी में। बाज विपरीत परिस्थितियों में जब हवा पर विपरीत होती है तो बाज की उड़ान और ऊंची हो जाती है, वो गीले परों से भी ऊंची उड़ान भरता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी तकदीर में ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल रहे हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद जी, मेरे रहे झांसी की रानी, अहिल्याबाई होलकर, मीराबाई, मेरे वो रोल मॉडल रहे हैं जो मुझे हमेशा उत्साहित करते थे। ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, यू आर वाइफ ऑफ सो एंड सो, गेट अप, फाइट फॉर योर लेजिटिमेट राइट। तो मैं अपने हक के लिए लड़ती रही। मेरे पैरों में कौन हो गए थे, जूतियों के सुराख हो जाने, आर पार चने जेब में डाले हुए, पियाऊ पर पानी पी लेना। मैंने अपनी जिंदगी को जिस तरीके से जिया है शायद आप सुन भी ना सकें। अगेन सैल्यूट मैम। और आपकी बातें सुनकर कोई सवाल आगे नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर निर्मल सर, एक बड़ा सवाल है। एक बहादुर सैनिक और आप कह सकते हैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी इस तरीके से दर दर ठोकरें खा रही थी, इंसाफ मांग रही थी, और इधर यासीन मलिक
कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का प्रतीक बन रहा था। राजनीति किस तरफ जा रही थी, क्या मजबूरी थी राजनीति के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने? विक्रम जी, सबसे पहले मैं बहन निर्मला जी, शहीद की पत्नी है, उनके जज्बात को देखते हुए, भारत की बेटी, एक फौजी की, शहीद की पत्नी, उनके हौसले इतने बुलंद हैं, तो उस शहीद के कितने बड़े हौसले होंगे। और ये बात आज हमारे विरोधी, आज देश के दुश्मन सुन रहे होंगे उनके इंटरव्यू को, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, ये भारत है, शरीर जाता है आत्मा नहीं मरती। उसका प्रतीक जो है हमारी बहन जो है निर्मला जी हैं। आप जो है साथ जन्म भी लगे रहोगे, हजारों साल भी लगोगे, आप भारत की सोच को जो है पराजित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो आपने प्रश्न पूछा है, हमारी राजनीति अपीजमेंट की और ये जो विरोधियों के, दुश्मनों के आगे जो है लंबे पड़ना। आज भी एक टीवी चैनल पर मैं था, बड़े बड़े लोग जो थे, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। अमरीन जो है उसको मार दिया गया, और कश्मीर के पॉलिटिशियन और भारत के कुछ बुद्धिजीवी वो इस प्रकार की जो जो अर्बन नक्सल्स हैं, वो सोच रखने वाले हैं, वो इस प्रकार की डिबेट शेप देते हैं। ये सोच रही है यहाँ 2014 से पहले, और यही कारण रहा है कि जम्मू कश्मीर में 42,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। क्या वो लोग हैं जो जिससे इस भारत का जो मुकुटमणि है उससे, उनके खून से सींचा है ये, जिसमें बहुत ज्यादा हमारे सैनिक हैं और देशभक्त लोग हैं जी। ये लोग जो हैं, जो जिस प्रकार से उसको हीरो बना रहे हैं, जो उसके लिए बात करें पाकिस्तान और ये लोग सारे जिम्मेदार हैं उन 42,000 मौतों के, शहादतों के जो हमारे सैनिकों की हुई है। अभी 21वीं सदी का भारत, भाई नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का भारत जो इसको स्वीकार नहीं करेगा। एक भारत अभी लड़ाई ले रहा है, राष्ट्रवाद जो है जिस प्रकार से जो है उसका एक बलबला आज देखेंगे कि इस प्रकार की कल की जो सजा हुई है, पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसके पहले जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, किस प्रकार से हमने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के साथ ऐसे डील कर रहे हैं। एक राष्ट्रवाद की जो एक बड़ी लहर आ रही है, तो भारत लड़ाई ले रहा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे भारत के दुश्मन जो है उनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान जो है उसको सबक सिखाया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट। निर्मला मैम, ये देश बदल रहा है, बदल गया है, और कश्मीर भी बदल गया है। यासीन मलिक जैसे दरिंदे इसी तरह या तो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे या मारे जाएंगे, ये तय है। क्या आप अब ये महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका यह दावा हो सकता है, एक वीर सैनिक, वो भी शहादत देने के बाद, और जिस बहादुरी के साथ आपने मजबूर जिंदगी को नहीं होने दिया, एक बार फिर आपको सलाम। लेकिन क्या आप महसूस करती हैं कि सचमुच में वो बदलाव आ गया है? जी हाँ, बदलाव तो आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदलाव तो आप देखिए, आज मैं 32 साल 4 महीने से ये चीज देख रही हूँ। मेरे रहते ही, मेरे ये लड़ाई के दौरान ही 4-5 हुकूमतें तो बदली हैं। हुकूमतों की मंशा नहीं थी तो ऐसा ये केस ही नहीं शुरू हुआ। ये टेरर फंडिंग का केस तो 2017 में शुरू हुआ है, मेरा 2019 का है जी, 2019 का है, और इसका फैसला हो गया है। तो जुलाई 12-13 डेट पड़ी हुई है, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि जो सही है। हमारी ऑनरेबल कोर्ट, मुझे अपनी जुडिशरी पे पूर्ण विश्वास है। पूरी दुनिया की जुडिशरी हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी के सामने नतमस्तक है। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कोर्ट में खुद स्वयं केस लड़के पेंशन लेनी पड़ी। 4.5 साल मैं पहले गुहार लगाती रही। आई टॉस्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट to seek justice for my husband and for his pension. But
his legitimate right was denied to me. Then I became so tough कि इन लोगों के ख्वाब में भी ये चीज, ये सीधी सादी लड़की जो दिखाई देती थी उस टाइम उनको, ये बिल्कुल सीधी सादी सी है, शायद इसको बोलना भी नहीं आता है, पर इसके अंदर ईश्वर ने हिमालय जितनी बल दे दिया था मुझे। मैं हर समय सोचती थी कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं तो, मुझे कोई चीज भीतर से माँ सरस्वती मेरे पर दया कर रही थी, मैं कलम कागज पे आ गई थी, रोज कुछ ना कुछ लिख के अपने हृदय के उद्गार प्रकट करके, तो मैं वो दिन मर के तो मर लेती थी, रात को पूरी मर जाती थी, सुबह फिर जी के फिर चल पड़ती थी उसी बात के लिए कि ऐसा क्या तू कर पाया जो मेरे हिस्से ना आया, आज तो हिमालय से भी ऊंचा कहलाया। मैं सैनिक की बीवी हूँ, मैंने कॉफिन से शादी की थी। कॉफिन ऑल्सो न्यू कि वी हैव टू लिव एंड डाई फॉर द कॉज ऑफ नेशन, हमारी नेशन है। मैंने ये बात, मेरे लिए भी अपने समय में ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स कई बच्चियों के लिए ऑफर्स आती हैं जो अपने समय की सही बच्चियां होती हैं, तो उनके बराबर के रिश्ते भी आते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को एक ही बात कही थी, माँ चाहे हवालदारी हो, फौज में हवलदारी हो, पर मुझे शादी यूनिफॉर्म से ही करनी। तो आप देखिए, मैंने तो ये अपनी मंशा से शादी की थी। फॉर्च्यूनेटली मुझे एक ऐसा पति मिला जिसने मुझे ऐसी मेरी ग्रूमिंग की कि जो मैं अभी भी उसके साथ सांस ले रही हूँ। मैं तो अकेली सांस ले ही नहीं रही, ना मेरा बल अकेले है। मैं तो दुनिया को दिखता है कि ये अकेली है, पर कोई तो डिवाइन पावर है मेरे साथ जो अभी तक मुझे चला रही है। और मैं एक ही बात कहूंगी कि मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, और देश का ये अब जो चलन है, इस चलन को देखते हुए मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और ईश्वर के आगे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति का और उन 3 एयरफोर्स पर्सनल्स का और जिन जिन के साथ भी इंसाफी हुई है उनको जरूर शांति मिले। और अभी आपने कहा था कि मेरे लिए कि इनके पति की आत्मा को, यहाँ पर आई वुड लाइक टू से वन थिंग, फौजी की आत्मा हमेशा शांत होती है, वो कभी भी अशांत नहीं होती, बिकॉज डू एंड डाई इज देयर मंत्र। और जब वो रहते हैं तो खुद जियो, औरों को जीने दो। उनको सिर्फ देश के लिए लड़ना है, पर्सनल एनिमिटी तो उनकी है ही नहीं किसी के साथ। ये हमको यकीन है इस बात का कि हम जानबूझ के किसी के साथ कुछ नहीं करते। हाँ, जब गरिबान कोई पकड़ लेगा, दीवार के साथ लगा देगा, तो इतनी भी होश होनी चाहिए कि टांग मार के उसके अंतड़ियां बाहर निकाल के अपना रास्ता साफ करना है हमको। डॉक्टर निर्मल सिंह सर, निर्मला मैम के ये जो उद्गार हैं और जिस बहादुरी के साथ ये बातें बता रही हैं, उसमें उस दर्द के साथ इस पूरे इंटरव्यू को हम और लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दर्द है, इतनी ही बातों में हम फील कर सकते हैं कि कश्मीर में क्या किया है उन दरिंदों ने कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत के नाम पर। हम अंतिम कमेंट चाहते हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विक्रम जी, भारत बदल रहा है, और भारत वो भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो वासुदेव कुटुंबकम जिसका मंत्र है, उसकी एक बेटी का आपने उद्गार सुने, उनके भाव सुने, यही भारत की आत्मा है। और वो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये कह देना चाहता हूं, पाकिस्तान, ये डरपोक, ये कायद उग्रवादी, ये बाकी जो भारत के दुश्मन, उनकी क्या औकात है। आप देखिए, आने वाले वक्त में इन सभी पर विजय पाई जाएगी, इनको इनके इंतजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी सरकार, भारत के लोग आज एक पेज पर हैं और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो सभी उन शहीदों को, जिनको जो है, जिनके से इंजस्टिस हुआ है, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा और भारत अपना रास्ता बनाएगा। जिस प्रकार से बहन निर्मला जी ने कहा कि आज हमें बिल्कुल वैसी गिरवान पकड़ के जिस प्रकार से दीवार के साथ सता दिया था, भारत शांति का दूत है, लेकिन हमारे जो
जो इष्ट देव रहते हैं, जिनको अवतार मानते हैं, एक तरफ कमल का फूल है और दूसरे तरफ जो है धनुष और तलवार और खड्ग भी है, सुदर्शन चक्र भी है, वो भारत है। वो भारत अभी अंगड़ाई ले रहा है। आने वाले वक्त में देखेंगे हम जो है दुनिया का वो दिशा देने वाले और शांति और यहाँ का अमन का जो है उसका दूत बन के दुनिया की राजनीति को भी दिशा देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने भारत में। आप दोनों ने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बातचीत की और निर्मला मैम, आपने बातचीत के जरिए पूरे देश को गौरवान्वित किया है अपनी बहादुरी के और अपने पति की बहादुरी की। हाँ, आपने जो कुछ भी सपाट बयानी के जरिए यासीन मलिक जैसे दरिंदों के बारे में बताया है, उससे पूरे देश को समझना चाहिए कि कश्मीर में पिछले 3 दशक से अधिक समय तक इन दरिंदों ने कश्मीरियत बचाने के नाम पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलकर इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, जिनकी सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है, इसलिए न्याय जो भी मिलता है, जो भी मिल रहा है, उसे स्वीकार करते हुए इनको इनके किए की सजा दिलवाना और दिलवाने के बाद अपने देश पर गर्व महसूस करना चाहिए। बस हम यही कामना कर सकते हैं। एवी स्टार न्यूज़ में इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।